नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। करीब 2.5 महीने का इंतजार और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी, किस दल की कैसी तैयारी है, कौन सी पार्टी किस पर भारी है। हम आपको बताएंगे कि कौन किससे मिला और किसका कौन सा फॉर्मूला समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण 7 का समीकरण। तो सबसे पहले बात विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में आज की सियासी हलचल कैसी रही, ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जीत हासिल करने के लिए अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है, ये हम सभी जानते हैं। अपनी पत्नी डिंपल यादव के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार से एक बार फिर से चुनाव प्रचार अभियान में लौटने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल अखिलेश यादव उन्नाव से करने वाले हैं। कल उन्नाव से अखिलेश यादव समाजवादी विजय यात्रा के 9वें चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। अखिलेश कल उन्नाव के जीआईसी ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उन्नाव में अखिलेश की विजय यात्रा सफीपुर बांगरमऊ होते हुए मोहान तक जाएगी। अखिलेश हेलीकॉप्टर से करीब 11:15 बजे उन्नाव पहुंचेंगे। अखिलेश के दौरे को लेकर सपा नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रतापगढ़ के बाद सीएम योगी ने सीतापुर का दौरा किया है, जहां उन्होंने करोड़ों की 83 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। यहां भी सीएम योगी के निशाने पर विपक्षी रहे हैं। सीएम ने कहा कि अब समझ में आया कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे, लेकिन अब आने वाले वक्त में बुआ बबुआ के हाथों में कटोरा होगा। भाइयों बहनों, अब समझ में आया होगा कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। ये नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि प्रदेश को लूट करके इन लोगों ने अपने घरों की दीवारों में नोट को कैद करके रखे हुए थे और इनको भय था कि अगर मोदी जी इन नोटों को चलन से दूर कर देंगे तो ये लोग अपने हाथ पर पटोला रह करके घूमते रहेंगे और फिर इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी ने सबसे पहले प्रतापगढ़ का दौरा करके वहां 554 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस दौरान सीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा, एक पार्टी है भाई बहन की, दूसरी है चाचा भतीजे की और तीसरी पार्टी बुआ भतीजे की। ये सभी वंशवाद परिवार से आगे बढ़ ही नहीं रहे। एक पार्टी है भाई बहन की, आप समझ गए होंगे। एक है चाचा भतीजे की और एक है बुआ भतीजे की। ये 3 अन्य पार्टियां हैं, यानी वंशवादी राजनीति से अलग नहीं हट पा रहे हैं, परिवारवादी राजनीति से अलग नहीं हट पा रहे हैं। और मिशन यूपी 2022 के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हर दिन नेताओं की रैलियां, दौरे और इसी बीच बीजेपी की जन विश्वास यात्रा 9वें दिन भी चल रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम नेताओं ने जनसभाएं की हैं। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर सीएम योगी के प्रतापगढ़ दौरे की है, दूसरी सीएम योगी के सीतापुर दौरे की है, जबकि तीसरी तस्वीर बदायूं में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे की है। इत्र व्यापारी पीयूष जैन यूपी की सियासत के केंद्र में आ गए हैं। उन्हें लेकर बीजेपी और सपा के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। तो इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी में मिली अकूत संपत्ति को लेकर बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो 5 साल से सत्ता से बाहर हैं, आज भी उनकी दीवारों से नोट निकल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे, अब समझ में आ रहा है। 5 वर्ष पहले भाइयों बहनों, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था, ऐसे ही दलालों के हाथों में चला जाता था और फिर वो दीवारों में चुन लिया जाता था। ये गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे। तो आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। वहीं इत्र व्यापारी पीयूष जैन मामले पर समाजवादी पार्टी अब बीजेपी पर पलटवार कर रही है। सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा है कि बीजेपी को बताना चाहिए कि वो किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं, उन्होंने कितना चंदा भाजपा को दिया है। जूही सिंह ने कहा कि पीयूष जैन का सपा एमएलसी से कोई रिश्ता नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार तेजी से विकास परियोजनाओं को जनता को समर्पित करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर को सबसे 2022 से पहले बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी चुनाव से पहले कल कानपुर के लोगों को मेट्रो की सौगात देंगे। मंगलवार को वो कानपुर दौरे पर रहेंगे और मेट्रो समेत 12,600 करोड़ की लागत से जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कल के दौरे से पहले कानपुर की में तैयारियां पूरी हो चुकी है, उनके दौरे से पहले अगर आप देखते हैं तो। और यहां पीएम मोदी करीब 4.5 घंटे का वक्त बिताएंगे कानपुर में। वक्त है 10:15 कानपुर पहुंचने का। 2:30 बजे वहां से वापस दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। मेट्रो के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी मेट्रो को निराला नगर मैदान से हरी झंडी दिखाएंगे और फिर आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो में वो सफर भी करेंगे। कानपुर को मेट्रो ट्रेन की सौगात देने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में करीब 5 घंटे रहेंगे। मंगलवार को 5 घंटे का कार्यक्रम लेकर प्रधानमंत्री कानपुर महानगर पहुंचेंगे और सबसे पहले आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के बाद वो मेट्रो का तोहफा देंगे। 10:25 पर वो सीधे पहुंचेंगे चकेरी एयरफोर्स स्टेशन। इसके बाद 11 बजे आईआईटी के दीक्षांत समारोह में, 12:15 बजे आईआईटी के ऑडिटोरियम से निकलेंगे और 12:25 पर आईआईटी में पहुंचकर प्रदर्शनी देखेंगे। आईआईटी कानपुर जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। कैसे 2 साल 1.5 महीने में शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक की तस्वीरें आईआईटी मेट्रो कानपुर की रही हैं और कानपुर मेट्रो ने कैसे प्रगति की है उसकी एक प्रदर्शनी लगी है, उसका उद्घाटन करेंगे आईआईटी मेट्रो स्टेशन पर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 12:30 बजे यानी 12:30 बजे तक आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन से गीता नगर मेट्रो स्टेशन यानी यहाँ तक पहुंचेंगे और यहाँ तक का सफर करेंगे। 12:40 पर गीता नगर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के बाद 12:50 पर सीएसए विश्वविद्यालय जो पास में ही है हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से निराला नगर निकलेंगे जहां पर जनसभा को संबोधित करना है और वहां 1:20 पर पहुंचेंगे। यानी गीता नगर को देखिए आप, मेट्रो स्टेशन को भव्य रूप दिया गया है, एक भव्य होर्डिंग दिख रही है और ये तस्वीर आपको दिखाई, ये कानपुर की तस्वीर है। कानपुर में कैसे मेट्रो ने प्रगति की है, घरों के बीच गलियों के बीच, और कैसे मेट्रो को दौड़ाया गया। 2 साल 1.5 महीने रिकॉर्ड तोड़ टाइम में मेट्रो को अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया गया और बनाया गया और कानपुर वासियों को इतना बड़ा तोहफा दिया गया है, ये तस्वीरें बताती हैं। और ऐसी ही एक प्रदर्शनी आईआईटी मेट्रो स्टेशन पर लगाई गई है। आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके बाद उतर करके पास में ही चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय है जहां पर हेलीपैड बना है, वहां से निराला नगर जहां पर जनसभा होनी है वहां जाएंगे और उसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का कोई जवाब नहीं है। वो अक्सर अपने बयानों से ही अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो देखिए आप, एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर महिलाओं को लुभाने की जुगत में है, लेकिन उन्हीं पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक ऐसा बयान दे देते हैं
जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 40 से 50 साल की महिलाएं मोदी जी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन जीन्स पहनने और मोबाइल रखने वाली लड़कियां मोदी से ज्यादा प्रभावित नहीं हैं। ऐसे में इस पर ध्यान देना होगा। जो 40 और 50 साल की महिलाएं हैं वो थोड़ा सा मोदी से ज्यादा प्रभावित है, लेकिन लड़कियां जो जीन्स पहनती हैं, मोबाइल रखती हैं, वो इससे प्रभावित नहीं है। इन पर थोड़ा सा बातचीत करने की आवश्यकता है और वही सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो इसलिए उन लोगों से आप संपर्क बनाइए। मतलब क्या ही कह गए, आप जरा सोचिए। क्या ये व्यंग था, क्या ये सटायर था, और क्या ये सही वक्त है, ये मंच है इस व्यंग के लिए? फिलहाल लड़की हूं, लड़ सकती हूं और महिलाओं को उनकी सही जगह दिलाने की गंभीरता प्रियंका गांधी तो खूब दिखा रही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसी मंच से क्या इस तरीके की बातें उनकी इस गंभीरता को शोभा देती हैं? ये बड़ा सवाल है। पार्टी के भीतर ही पहली चीजें, क्योंकि हर कोई जानता है कि बदलाव की शुरुआत तो भीतर से होती है, अपने से होती है। तो क्या कांग्रेस की शुरुआत अपने पार्टी के भीतर सबकी सोच को ऊंचा करने के साथ होगी या नहीं? कम से कम इस बयान को सुनने के बाद तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लड़कियां या महिलाएं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसे उम्र में बांट दिया, उनके कपड़ों के हिसाब से बांट दिया। ये किस तरीके का बयान है, ये समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि चुनाव इतना नजदीक है। और ऐसे में इस गंभीर विषय पर, जहां पर प्रियंका गांधी कहती हैं कि वो हाथरस की बेटी के साथ खड़ी हैं, वो नाव की बेटी के साथ खड़ी हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जीन्स वाली या उम्र के हिसाब से 50 से 40 वाली किस महिला का जिक्र कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के तमाम दलों की नजर अलग अलग जातियों की वोट बैंक पर है, जिससे वो अपने अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रखे हैं। ये तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति हमेशा बड़ा फैक्टर होता है। इस बार तमाम पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने का दांव चल रही हैं। भाजपा ने ब्राह्मण को साधने के लिए एक समिति भी बनाई है, जिसे लेकर समिति के अध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, जबकि हकीकत ये है कि बीजेपी ने हमेशा से ब्राह्मणों का सम्मान किया है और ब्राह्मणों का साथ भी हमें मिला है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से गलत तरीके से यह फैला रही है कि ब्राह्मण नाराज है भाजपा से, या ब्राह्मणों के लिए भाजपा ने नहीं किया, हम ये बताने जा रहे हैं कि ब्राह्मणों के लिए अगर किसी पार्टी ने किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी भाई मोदी हैं। इसके अतिरिक्त किसी ने भी नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल वाराणसी आएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन दर्शन करेंगे शाह। पार्टी पदाधिकारियों से चुनावी फीडबैक भी लेंगे। कल वाराणसी में ही रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम है अमित शाह का। केंद्रीय गृह मंत्री का वाराणसी दौरा है। और किस तरीके के प्रोग्राम है, क्या तैयारी है, हम जानेंगे हमारे सहयोगी नीतीश से। तो नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है, किन किन से मुलाकात होनी है? लता, अगर बात करें तो अमित शाह बनारस के पहले भदोही में होंगे और भदोही में एक बड़ा मैसेज देने का एक कहीं न कहीं कार्यक्रम है। विषय ये है कि जिस समय ब्राह्मण वोटों की बात होती थी तो भदोही एक ब्राह्मण नेता का गढ़ कहा जाता है और वहां से अमित शाह पूरी तरह से रैली को संबोधित करेंगे और एक ब्राह्मणों को एक प्रति एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा गाजीपुर की जो जन विश्वास यात्रा है वो भी भदोही में रहेगी। तो भदोही के जरिए कहीं न कहीं जो जन विश्वास यात्रा की शुरुआत गाजीपुर से हुई, क्राइम कंट्रोल की वहां बात कही गई, तो भदोही जनपद में भी क्राइम कंट्रोल किस तरह से हुआ है इसका भी एक नारा बुलंद किया जाएगा। और उसके बाद अमित शाह बनारस आएंगे। बनारस में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम जरूर है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं कि पार्टी के उच्च पदस्थ पदाधिकारी, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित जो पार्टी के अन्य जो पदाधिकारी हैं, उनसे अमित शाह की मुलाकात का कार्यक्रम है। और सिर्फ मुलाकात ही नहीं, चुनावी तैयारियों को लेकर किस तरह की गतिविधि जमीन पर चल रही है, आगे इस गतिविधि को किस तरह से गति देनी है, इन सारे विषयों पर चर्चा भी है। और इसके
इसके साथ ही विश्वनाथ धाम कॉरिडोर भी जा सकते हैं शाह। इस हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले दिनों जिस तरह से विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है, उसके बाद अमित शाह काशी आ रहे हैं और विश्वनाथ धाम कॉरिडोर भी उनके जाने की पूरी संभावना है। बिल्कुल नीतीश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की सत्ता पर काबिज भाजपा की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड अब यूपी में भी बीजेपी के साथ गठबंधन करके भाग्य आजमाने की तैयारी में लग गई है। तो देखिए, 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिहार में भाजपा की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड भी ताल ठोकने वाली है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया है कि प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द ही भाजपा को सौंप दिया जाएगा। हालांकि क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रचार करने यूपी आएंगे? इस सवाल के जवाब पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यूपी में चुनाव की तैयारियों पर एबीपी संवाददाता प्रकाश कुमार से खास बातचीत भी करते हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप। यूपी में चुनाव होना है और उसे कहा जा रहा है कि यूपी का चुनाव जो होगा वो 2024 के लिए सेमीफाइनल होगा। तो क्या आपकी और बीजेपी की सहमति यूपी में बन चुकी है? क्या आप लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे? ये हमको नहीं पता है, इसलिए कि हमारी पार्टी के जो केंद्र की सरकार में मंत्री हैं माननीय श्री आरसीपी सिंह साहब, उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत की और उन्होंने पार्टी को यह जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोग के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है और अगर हम लोगों ने उनकी बात को स्वीकार करके पार्टी ने, प्रदेश अध्यक्ष ने एक सूची बनाई और वो सूची उनको सुपुर्द कर दिया गया है। अब उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से जिनसे उनकी बातचीत हुई थी, उनसे बातचीत करके कितनी सीटें कहाँ मिलेंगी ये तय करने का जिम्मा भी हम लोगों ने माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह जी को दिया है। सैद्धांतिक तौर पे क्या मानते हैं कि ये गठबंधन हो गया है या अभी नहीं हुआ है, क्या बात है? अब उन्होंने तो जो बताया हम लोगों को कि वो लोग सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, तो जब सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं तो अब सूची दे दी गई है, अब उसके अंतिम निर्णय की हम लोग प्रतीक्षा में। ये माना जाए कि नीतीश कुमार जाएंगे यूपी चुनाव में प्रचार के लिए, योगी के लिए वोट मांगेंगे? नहीं, ये तो हमको नहीं मालूम कि नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में जाएंगे या नहीं जाएंगे।